देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्लास्टिड्स के ऊपर, कि प्लास्टिड्स जो है ये क्या होते हैं। प्लास्टिड्स केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स में जो कि डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे, ये 3 प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं यहाँ पे। मैं जनरली लाइन पढ़ देता हूँ। प्लास्टिड्स आर डिस्क शेप और ओवल ऑर्गेनल which occur in plant cell only. They are of 3 types: leucoplast, chromoplast and chloroplast. यानी प्लास्टिड नाम का कोई ऑर्गेनल नहीं है। प्लास्टिड एक ग्रुप है जिसके अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, ये इनका नाम है। जैसे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ये स्टोर करता है, स्टोरेज के लिए। कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं होता। याद रखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, कलरलेस प्लास्टिड्स का नाम। तो उसके लिए आप लिखना है ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, ये क्या स्टोर करेगा? जो भी सेल में होता है, क्या क्या होता है? स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन। तो ये इन चीजों को स्टोर करेगा, स्टार्च को, लिपिड्स को और प्रोटीन को। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने जो ल्यूकोप्लास्ट है उनके भी अंदर के जो टाइप्स लिख दिए हैं। अगर कोई ऐसा पूछे क्वेश्चन आपसे कि नेम द प्लास्टिड विच स्टोर प्रोटीन, तो आप सीधे प्रोटियोप्लास्ट। और नेम द प्लास्टिड विच हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फैट, तो इलियोप्लास्ट। उसके बाद नेम द प्लास्टिड विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च, तो अमाइलोब्लास्ट। तो आप अपने ही मॉड्यूल में उसी जगह पे जहां पे मैंने ये लिखा हुआ है, आप अपने पेंसिल से या पेन से वहां पर इसको नोट कर दीजिए। 1 मिनट। देखिए, अब जो आगे का टॉपिक है वो है क्रोमोप्लास्ट, यानी कि जो कलरफुल प्लास्टिड होगा, मल्टी कलर प्लास्टिड, जो बहुत सारी जगह पर पाया जाएगा। आपको यही लाइंस लिख के आनी है स्कूल में, या कहीं पर भी पूछा जाए कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, तो आप लिखना कि दीज आर येलो और रेडिश। आप ब्रैकेट में एक और बात लिख सकते हो, मल्टी कलर प्लास्टिड, मल्टीपल कलर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल। याद रखिएगा, यहाँ पर क्लोरोफिल के अलावा एक दूसरा पिगमेंट होता है, उसको हम लोग, अगर आपको नाम जानना है तो उसका नाम भी बता देता हूँ। उसको हम लोग कहते हैं ज़ेंथोफिल। वैसे पूछा नहीं जाएगा आपके स्कूल में, फिर भी मैं यूं ही बताते रहूँ। ज़ेंथोफिल हो गया, ये सब कुछ अलग अलग पिगमेंट्स हो गए। ये ज़ेंथोफिल के अलावा एक और भी है, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स वो भी होते हैं, जो ऑरेंज कलर का होता है। ज़ेंथोफिल येलो कलर का होता है। ये सब वैसे 10th में आएगा आपको पढ़ने के लिए, तो आप वहां पर भी इसको समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मल्टी कलर प्लास्टिड हुआ ये क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट करता क्या है? आपने जो भी कलरफुल पार्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे कि फ्लावर के पेटल्स, फ्रूट्स, उन सभी को ये कलर देता है। अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं फ्लावर के, फ्रूट्स के, उनके बॉडी के पार्ट्स के। जो नॉन ग्रीन पार्ट जितना भी प्लांट का है, वो सब का सब क्रोमोप्लास्ट से बना होता है। मतलब उसमें वो जो पिगमेंट होता है ना, क्रोमोप्लास्ट होता है। अच्छा, देखा जाए, जैसे कि कोई एक लीफ है, देखो यहाँ पे मैं साइड में लीफ बना रहा हूँ। एक एक लीफ जब छोटी होती है, मतलब जब यंग होती है, यंग लीफ होती है, तो उसका कलर होता है ग्रीन, पूरा का पूरा ग्रीन कलर होती है। इस पूरी कलर का लीफ का कलर जो होगा वो ग्रीन होगा, एकदम ग्रीन। लेकिन ये देखो, शुरू से एकदम ये ग्रीन है। लेकिन जैसे जैसे ये ओल्ड होती जाएगी या ओल्ड हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो इसका कलर चेंज होने लगेगा, इसका कलर येलो होने लगेगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे इसका रीजन समझा रहा हूँ। ऐसा क्यों कि पहले तो ग्रीन थी, अब येलो हो गई। तो बेटा, येलो यानी क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों के दोनों उसके पास होते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी होता है और क्रोमोप्लास्ट भी होते, दोनों होते हैं उसके पास में। अब बात ये होती है कि जो लीफ है उसमें क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो ग्रीन कलर वाला होता है, वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। लीफ में या जो भी ग्रीन पार्ट दिख रहा है, वहां दोनों पाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रीन वाला बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है।
तो उसकी वजह से क्रोमोप्लास्ट थोड़े होते हैं बेचारे, तो इनकी वजह इनका कलर दिख नहीं पाता। लेकिन जैसे ही लीफ मैच्योर या ओल्ड हो जाती है तो क्लोरोप्लास्ट क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो जैसे जैसे क्लोरोप्लास्ट कम होते हैं तो जो वही छुपा हुआ कलर है, यानी जो ढका हुआ कलर है क्रोमोप्लास्ट, वो अपने आप को शो करने लगता है। तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट के बाद क्रोमोप्लास्ट अपना कलर शो करेंगे। इस वजह से लीफ का कलर बाद में येलो दिखाई देने लगेगा। देखिए अगला टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहीं पर भी हो, आपसे कोई भी बोले कि जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, पार्ट ग्रीन कलर का जहां पर भी आपको दिखाई दे, उसको हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है। अच्छा, ऐसा क्यों क्यों है इसमें, क्यों ग्रीन कलर है, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। उसमें पाया जाता है केमिकल, एक पिगमेंट। पिगमेंट मतलब कलर, जैसे कि कोई इंक वाला होता है ना, इंक होती है ना हमारे मार्कर के अंदर इंक होती है, उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर इंक है, उसका नाम है क्लोरोफिल। याद रखना इस बात को, उसका नाम है क्लोरोफिल। अब यहाँ पर देखो, जैसे ऊपर वाले में क्रोमोप्लास्ट की अभी इंक मैंने या कलर मैंने बताया था, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ऐसे। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के कलर का नाम है क्लोरोफिल। ये आप याद रखना, पिगमेंट कलर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो ये मैंने बता दिया, दीज आर ग्रीन कलर प्लास्टिड विच पॉजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ये वर्ड क्यों डाल दिया गया, क्योंकि जो ये ग्रीन कलर वाला जो पार्ट है ना, यानी जो क्लोरोफिल है, वो ही लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। वैसे दूसरे भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन आपने जैसे सोलर प्लेट्स देखी होंगी, छतों के ऊपर लगी होती हैं, वहां पे हमारे घरों में सोलर प्लेट्स लगी होती हैं, तो वो क्या काम करती हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट कराने का काम करती हैं। अगर हम उसकी सोलर प्लेट की जगह कोई आयरन प्लेट लगा दें, लोहे की प्लेट लगा दें छत पे, या हम कॉपर की प्लेट लगा दें, तो कह दें कि वो लाइट बना दे, तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो सोलर प्लेट जिस चीज के लिए बनाई गई है वो वही काम करेगी। इसी तरीके से क्लोरोफिल का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि वो लाइट को, परफेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। इस वजह से फोटोसिंथेसिस केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट वाला ही कर पाता है। बाकी पहला वाला मैंने बताया स्टोर करता है, दूसरा वाला बताया कलर देता है। हाँ, ये और भी काम इसका, और अगर आप जानना चाहते हो तो ये भी है कि ये मतलब कि इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को और इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे फ्लावर कलरफुल क्यों होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसका आंसर बताना। फ्लावर कलरफुल इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लावर है वो अपने तरफ कोई ना कोई बर्ड्स, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, ताकि पॉलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स यहाँ से वहां होने में आसानी मिल सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, तो बोलेगा कोई, फ्लावर तो समझ में आ गया कलरफुल होते हैं, फ्रूट्स क्यों कलरफुल होते हैं, फ्रूट्स क्यों एक ही रंग के नहीं होते? तो आप उसके लिए भी कह सकते हो, फ्रूट्स भी कलरफुल इसलिए होते हैं ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, मंकी को, एनिमल्स को, दूसरे एनिमल्स को, बर्ड्स को, ह्यूमन को, ताकि वो अट्रैक्ट हो सके उसकी तरफ, है ना? अच्छा, अगर मान लो मैंगो हमारा थोड़ा सा अजीब कलर का होता, मतलब कि थोड़ा और दूसरा कलर होता, या उसमें कोई कलर ही ना होता, या वो एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा होता, तो हमें शायद वो उतना अच्छा ना लगता जितना अच्छा अभी लग रहा है। याद रखिएगा, कलर भी हमें चीजों को बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर कलर हैं तो हम और ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं उनकी तरफ। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लो ऐसा फ्रूट खा लिया हमने, अब हम कहीं घूमेंगे यहाँ वहां पे, और हम वो जो सीड होगा उसका, फ्रूट का जो सीड होगा वो हम कहीं इधर उधर फेंकेंगे, तो उस वजह से क्या होगा, प्लांट्स जो है दूर दूर अपने सीड्स को पहुंचा सकते हैं, और वहां पर भी उनके नए पौधे उग जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, एक ही जगह पे नए नए पौधे उगते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, फिर वो प्लांट्स सरवाइव करने में मुश्किल आएगी, वो मर जाएंगे। इसीलिए एक ही जगह पे पौधे
नहीं उगाने चाहिए। अच्छा, तो मैं बात बताने लगा क्रोमोप्लास्ट के बारे में। अब वापस आ जाता हूँ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब डायग्राम की बात करूंगा। स्ट्रक्चर, ये तो केवल यहाँ से यहाँ तक इसके बारे में एक लाइन मैंने बताई। अब यहाँ से आता है इसका स्ट्रक्चर। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रक्चर आएगा। तो मैं पहले काम करता हूँ, आपको डायग्राम शो करता हूँ उसका। ये रहा उसका डायग्राम, ये रहा उसका डायग्राम। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा और कलरफुल डायग्राम निकालते हैं इसका। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। In progress. देखिए, मैं यहाँ पर आपको ग्रीन पार्ट जो भी प्लांट का है, मैं चलो लीफ को आपको समझाता हूँ। बाकी पार्ट में भी क्लोरोफिल होता है। जहां पर भी ग्रीन ग्रीन कलर कहीं पे भी दिखाई दे, इसका मतलब वहां पर क्लोरोप्लास्ट है। चलो हम लीफ से स्टार्ट करते हैं। लीफ के बारे में वैसे आपको पूरा का पूरा जानना जरूरी तो नहीं है, फिर भी कभी शायद काम में आ जाए, बता देता हूँ आपको। जहां से लीफ, जैसे ये स्टेम का पार्ट है, यहाँ से जुड़ी रहती है, तो इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे पेडिकल या हम पेटियोल भी बुलाते हैं। यहाँ पे पेटियोल कह सकते हैं। स्टिप्यूल्स ये होते हैं जो साइड में निकले होते हैं। जो बीच की जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं बेस या मिड रिब भी। इसको आगे चल के बेस से ही आगे जाएगी तो मिड रिब बन जाएगी वो। फिर जो इसकी जो कॉर्नर होती है इसको मार्जिन कहते हैं। सबसे आगे एपेक्स होता है, उसके बाद वेन्स फैली होती है। इस तरीके से ये सब 10th में आएगा डायग्राम, आपको ये चिंता मत करिए। अब उसके बाद यहाँ पर जब हम इसके सेक्शन को कट करते हैं, यानी कि इसके हम पीस को, एक छोटे से कोई पीस को बाहर निकाल के यहाँ पर देखेंगे, तो हमें क्या क्या दिखाई देगा वो देखिएगा। यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऐसे जैसे सैंडविच, सैंडविच के जैसा है। ऊपर एक लेयर है, नीचे एक लेयर है, उसके बीच में बहुत सारी सेल्स पाई जा रही हैं। तो आपको पता है किन चीजों पे ध्यान देना है। इनके बीच में जो सेल्स हैं, देखना यहाँ पर लिखा है मेसोफिल सेल्स। तो कोई भी पूछेगा कि लीफ की सेल का नाम क्या है, तो उसको बोलना मेसोफिल सेल्स। दो प्रकार की हैं, एक तो ये है जो बहुत ही दूर दूर रखी हुई हैं, ये सेल्स हैं, ये सब सेल्स हैं। स्पंज के जैसा दिख रहा है आपको, इसलिए इसका नाम स्पॉन्जी मेसोफिल है। ऊपर भी ये भी एक मेसोफिल सेल है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज है, इसलिए इसको पैलिसेड मेसोफिल सेल कहते हैं। ये आपको जानना जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे मेसोफिल सेल का नाम बताना था कि वो कौन सी सेल होती है। बाकी आपको जानना कुछ भी जरूरी नहीं है, वो सब आपको मैं आपका याद रखिएगा। या तो इसी साल में भी एक चैप्टर आने वाला है, टिश्यू के नाम से आने वाला है, उसके अंदर मैं इसको आपको समझाऊंगा और ज्यादा डिटेल में इसके अंदर। तो अब हम लोग जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने लायक हैं। बहुत सिंपल जो है वो मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे शो कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिएगा। चलिए अभी ये देख लेते हैं, कोई अच्छा डायग्राम मिल जाए बड़ा सा। देखिए यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखाया जा रहा है जिसमें डबल मेम्ब्रेन दिख रही है। एक आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है आपको यहाँ पे, एक इनर मेम्ब्रेन दिख रही है आपको यहाँ पे। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आप याद करिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन थी, आउटर थी और इनर थी, लेकिन उसमें इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड थी और फोल्ड होके वो क्रिस्टी का फॉर्म लेती है, क्रिस्टे इसका वो स्ट्रक्चर का कन्वर्ट करती है अपने आप को। पर यहाँ ऐसा नहीं है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड नहीं है, बस डबल मेम्ब्रेन है। आपसे कई कई बार ऐसे ओलंपियाड क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों होते हैं कुछ ऑर्गन्स के ऊपर डबल मेम्ब्रेन। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसका आंसर सोचने के लिए, तो आप याद रखना भाई, अगर हमसे कहा जाता है कि हम डबल प्रोटेक्शन क्यों करते हैं, ताकि हमारे अंदर जो चीजें हो रही हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब ना हो। भाई डबल प्रोटेक्शन का मतलब तो यही होता है। मान लीजिए आपको ज्यादा कोई चीज को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, मान लो कोई कीमती सामान है, तो आप उसके ऊपर एक लेयर और कर दोगे उसको। तो इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से हम उन्हें डबल मेम्ब्रेन में पाते हैं, देखते हैं कि वो हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिक था। इसके बाद यहाँ पर जो अंदर का जो खाली जगह होगी, ये पूरी की पूरी अंदर की खाली जगह, ये पूरी अंदर की जो लिक्विड है, इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। वहां पर इसका नाम था मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, या इसको मैं भी यहाँ पर भी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये इसकी मैट्रिक्स है, ये है
क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स, क्या हम उसको दूसरे नाम से कहते हैं स्ट्रोमा। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पर जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, जिन्हें हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं, यही है मेन स्ट्रक्चर जिनके पास क्लोरोफिल होता है। अच्छा देखो, थाइलाकॉइड के अंदर के पार्ट को दिखाया जा रहा है, ये है इसके अंदर क्लोरोफिल। थाइलाकॉइड्स के अंदर, थाइलाकॉइड्स में पाया जाता है। कोई पूछे क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो आप उसमें बता के आना कि क्लोरोफिल जो है पाया जाता है थाइलाकॉइड्स में, थाइलाकॉइड्स में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, बस इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, ल्यूमेन वर्ड यूज किया जा रहा है, ल्यूमेन क्या है ये, चलो वो भी समझा देते हैं आपको। जब मैं अभी तक मैंने आपको ये दिखाया, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। अब एक थाइलाकॉइड का डायग्राम दिखा देता हूँ मैं। ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे दिखाया जाता है इसको। ये जो है, ये भी छोटा सा ऐसा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाएगा, ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखाई देगा। तो जो इसके अंदर की जगह है, ये वाली अंदर वाली जगह, ये अंदर की जगह, इसको कहते हैं ल्यूमेन। और जो और आप और डिटेल में जानो डिटेल में थोड़ा सा, जो क्लोरोफिल होता है वो इसकी मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। कोई पूछे कि क्लोरोफिल कहाँ है, तो और ज्यादा एग्जैक्ट आंसर याद रखिए, द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड कंटेन क्लोरोफिल। बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा, थाइलाकॉइड के एक स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड कहते हैं, इसके ग्रुप को, इसके एक ग्रुप को हम लोग बुलाते हैं ग्रानम। एक ग्रुप को, जैसे कि तुम्हारे सोसाइटी में कोई एक टावर बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए टावर, बी टावर, सी टावर। ठीक है, अब अगर ऐसे सारे टावरों को एक साथ काउंट किया जाए, तो यहां पर बुलाएंगे ग्राना, GRANA। समझ गए, तो यानी कई सारे थाइलाकॉइड्स के ग्रुप को, यानी कई सारे ग्रानम्स को हम लोग कहेंगे ग्राना। ठीक है। अच्छा, और एक चीज है, इसके पास में खुद का इसका डीएनए है। आपको मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम वगैरह पाए जाते हैं। ये हो गया इसका डीएनए। तो ये भी जेनेटिक मटेरियल, यानी मैं लिख देता हूँ कि ये डीएनए है, इसमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, वो सब होते हैं इसके अंदर। तो इसीलिए इसको हम लोग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है इसको, क्योंकि आपको मैंने इसका रीजन बताया था, जो खुद से अपने आप को डिवाइड करके बना सके, उन्हें हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। अच्छा, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। अब आपको मैं इसका काम बताता हूँ। क्लोरोप्लास्ट का काम, एक ही काम है इसका। क्या है काम? ग्लूकोज को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस and hence are engaged in the synthesis of food. These are therefore called food factories of the cell, या kitchen of the cell भी हम लोग कह सकते हैं। आपको ये बात मैं और भी ज्यादा पढ़ाऊंगा 10th में कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। एक छोटा सा उसकी लाइन लिख दी गई है, क्या होती है फोटोसिंथेसिस, सुनो यहाँ पे ध्यान से। फोटो, जैसे मैंने आपको रेस्पिरेशन की जो है इक्वेशन पढ़ाई थी, उसी तरह से मैं आपको ये फोटोसिंथेसिस की भी इक्वेशन शो करने जा रहा हूँ। आप वो भी देखिएगा कि वो कैसे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हो रही है वहां पे, उसको भी आप देखना। देखिए, ये जो सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन है जो सामने लिखी गई है। ये देखिए यहाँ पे 6CO2 + 12H2O, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। अच्छा, तो ये जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, CO2 को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर, लाइट, और ये कहाँ पर हो रहा है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। उसके बाद ये बन गया जो पहला कंपाउंड जो ये बनेगा यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लूकोज। और इसी प्रोसेस से हमें क्या मिलती है, लास्ट में देखिए क्या मिलती है, ऑक्सीजन। यानी कि जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन आ रही है, वो कौन से प्रोसेस से निकलती है, वो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। अच्छा, तो प्लांट लेते क्या है, कार्बन डाई लेते हैं, और देते क्या है, ऑक्सीजन देते हैं और ग्लूकोज देते हैं। दो दो चीज दे रहे हैं, फूड भी मिल रहा है हमको
और ऑक्सीजन भी मिल रही है इसी प्रोसेस से। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रिएक्शन उसी के नीचे लिखनी है आपको, ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सेकंड फंक्शन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वही लिखा है जो मैंने आपको रिएक्शन दिखाई है, क्लोरोप्लास्ट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, वही मैंने आपको बताया। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन देगा, इसी से क्या होगा, मेंटेन होगा O2 और CO2 का बैलेंस एटमॉस्फेयर में। अच्छा, ये तो था इसके लिए। अब ये देखो, इसने ऐसा नहीं है कि केवल क्लोरोप्लास्ट के लिए बताया, ये 2 लाइनें क्लोरोप्लास्ट के लिए बता रहा है यहाँ पे। इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट के लिए बता दिया, स्टोर करेगा फूड, और क्रोमोप्लास्ट कराएगा वेरियस टाइप्स ऑफ कलर, फ्लावर एंड फ्रूट। तो ये छोड़ दो नीचे वाले दोनों, आप एक काम करो, ये तीनों को तीनों छोड़ दो, फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही फंक्शन लिखना और वो रिएक्शन लिख देना जो मैंने वहां पे बताई है, और बाकी ये पूरा का पूरा लिखना ही पड़ेगा आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना पड़ेगा। और जो मैंने यहाँ डायग्राम आपको दिखाया था वो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाना है, चाहो तो यही बना दो पर थोड़ा सा ये कम साफ दिख रहा है। आप जो मर्जी हो वो डायग्राम बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे ये बनाओ या कोई और बनाओ, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आएगा आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा, सेंट्रियोल, वैक्यूल, ये 2 टॉपिक आएंगे, और जो भी बचा हुआ होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है।